नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीक्वेंस स्टार्ट किया था अनुक्रम के बारे में। उसको अच्छे से हमने समझ लिया था, उसकी डेफिनेशन के बारे में कि अनुक्रम की डेफिनेशन क्या होती है, अनुक्रम की बाउंडनेस जो आपकी परिबद्धता है वो क्या होती है, और ये भी हमने चीज़ें पढ़ ली थी। अनुक्रम की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी अगर आपको याद है तो, कि कोई भी आप फंक्शन ले रहे हैं उसमें आपको प्रांत है वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और जो परिसर आपको प्राप्त होगा वो रियल नंबर का सेट होना चाहिए। तो ऐसा कोई फंक्शन होगा वो आपका अनुक्रम कहलाएगा, जिसके अंदर अन्य पद हों और ये लगातार इस प्रकार आपके पद चलते जाएं तो वो आपका अनुक्रम कहलाता है। ये डेफिनेशन आपने पढ़ ली। या फिर एक मान रखने पर, यानी कोई फंक्शन का मान रख रहे हैं y बराबर fx, उसमें x के मान रख रहे हैं तो आपको y के मान भी एक ही मान प्राप्त होता है, अद्वितीय मान प्राप्त होते हैं, तो आप उसे सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम की परिबद्धता के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि अनुक्रम की परिबद्धता क्या होती है, कि कोई दो ऐसी संख्याएं जिनमें, यानी हमने पढ़ा था कि स्मॉल के और दो ऐसी संख्याएं कैपिटल के विद्यमान हो जिसके लिए जो अनुक्रम है आपका इससे तो छोटा नहीं हो और इससे बड़ा नहीं हो, तो ये आपकी अनुक्रम की परिबद्धता कहलाती है। ये तो हमने पढ़ दिया। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं एकदिष्ट अनुक्रम, एकदिष्ट अनुक्रम या मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, अब आपके लिए क्लासेस बड़ी बड़ी आने लग जाएंगी। अब 2-3 दिन बाद में आपके लिए यहाँ पर 1-1 घंटे की क्लासेस ये होने वाली हैं बीएससी वाली, तो यानी आपका जल्दी जल्दी अब चीज़ें मैं कवर अप कराने लग जाऊँगा। ठीक है, देखो मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस इसे कहते हैं एकदिष्ट अनुक्रम। यानी देखो क्या हो गया, एकदिष्ट अनुक्रम का मतलब यानी कोई अनुक्रम है उसके जो क्रमागत पद हैं, जो पद आ रहे हैं, या तो वो लगातार बढ़ते रहें, यानी बड़े बड़े मान आते रहें, यानी एक पहला है उससे दूसरा बड़ा तीसरा बड़ा ऐसे मान आते रहें, या फिर वो लगातार घटते रहें। तो इस प्रकार का जो अनुक्रम होगा वो आपका एकदिष्ट अनुक्रम कहलाता है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये चीजें हमने बहुत बार पढ़ ली हैं। यदि कोई अनुक्रम के क्रमागत पद, डेफिनेशन साथ साथ में थोड़ी बहुत लिख लिया करो, याद करनी जरूरी है भाई। क्रमागत पद, जो आपके क्रमागत पद हैं निरंतर बढ़ते क्रम में, निरंतर बढ़ते क्रम में या फिर निरंतर घटते क्रम में हों, क्रम में हो, तो अनुक्रम, तो जो आपका अनुक्रम या सीक्वेंस आएगा, अनुक्रम या सीक्वेंस क्या होगा, एकदिष्ट अनुक्रम कहलाएगा। समझ गए बात को, सिंपल सी बात है। अब इस एकदिष्ट अनुक्रम के अंदर इसके पार्ट आएंगे, निरंतर वर्धमान, एकदिष्ट वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, एकदिष्ट ह्रासमान, तो ये उसके पार्ट हैं, इसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन लिख ली तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एकदिष्ट हो गया। अब देखो निरंतर बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं उसको क्या कहेंगे, निरंतर घटते हैं उसको क्या कहेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो आगे आता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन, फंक्शन नहीं सॉरी अनुक्रम, मोनोटोनिक। देखो ये चीजें हमने पढ़ी हैं तो फटाफट करूंगा मैं। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम के बारे में हम बात करते हैं कि क्या होता है एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। सिंपल सी बात है, यानी पद, ऐसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पद लगातार बढ़ते क्रम में हो, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, तो यानी आरोही क्रम कहते हैं ना अपन, लगातार जो छोटे से बड़े की ओर जाए, निरंतर बढ़ते जाए। या फिर जो डेफिनेशन है इसमें एक चीज आप याद रखना बहुत काम आएगी, यानी जो nवां पद है वो छोटा है n+1 से, कह सकते हैं। अब देखो लगातार पद बढ़ रहे हैं, अब n बराबर अगर अपन 1 रखते हैं तो देखो x1 है वो लेस देन x2, यानी x2 बड़ा हो गया ना इसके अंदर। ऐसे ही अगर n बराबर 2 रखेंगे तो x2
क्या हो गया x3, यानी लगातार ये पद बढ़ रहे हैं। ऐसे ही लास्ट में क्या हो जाएगा xn लेस देन इक्वल xn प्लस 1। तो यानी इस प्रकार का जो आपका सेक्वेंस होगा, इस प्रकार का जो सेक्वेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आता। तो इस प्रकार का जो आपका सेक्वेंस होगा उसे आप क्या कहेंगे, वर्धमान अनुक्रम, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। सिंपल सी बात है ना, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। अगर हम एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, लेकिन एक इसी में एक तो ये तो हो गया एक दिष्ट वर्धमान जिसके अंदर लेस देन इक्वल भी साथ में साइन आता है, लेकिन एक चीज और है कि निरंतर वर्धमान, ये तो एक दिष्ट था, निरंतर वर्धमान अनुक्रम, निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वो क्या होगा, यानी यहां पर चीज वही है लेकिन इसमें बराबर नहीं आएगा। क्या ये चीजें आपने पढ़ी हैं वैसे, ऐसे हो, यानी x1 लेस देन x2 हो, बराबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपका एक दिष्ट वर्धमान था, एक दिष्ट वर्धमान है, उसके अंदर इक्वल आएंगे, लेकिन जो आपके निरंतर वर्धमान है उसके अंदर इक्वल नहीं, x2 x3 से, x3 आपका x4 से, ऐसे ही xn क्या है xn प्लस 1 से। तो ऐसा जो आपका सेक्वेंस होगा उसे आप क्या कहेंगे, निरंतर वर्धमान अनुक्रम, निरंतर वर्धमान अनुक्रम लिख सकते हैं अच्छे से, निरंतर वर्धमान अनुक्रम आप कहेंगे। समझ गए होंगे बात को, सिंपल सा है, यानी पद आपके लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते क्रम में है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक दिष्ट वर्धमान। और निरंतर वर्धमान साथ में इक्वल भी आएगा, लेकिन निरंतर वर्धमान के अंदर क्या होगा, ये इक्वल साइन नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन करवाता हूं मैं इसका, क्वेश्चन देखो एक, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है आपको कि n/n+1, ठीक है, ये आपको एक सीक्वेंस दे दिया। अब आपको चेक करना है कि क्या ये निरंतर वर्धमान है या एक दिष्ट वर्धमान है, दोनों चीजें आपको इसके अंदर चेकआउट करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको देखो एक बात याद मैंने आपको बता दी, अनुक्रम क्या होगा, जिसका प्रांत यानी डोमेन उसका क्या हो, प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, यानी जो इसके अंदर जो आप एलिमेंट रखेंगे वो प्राकृत संख्याओं से आपको रखने हैं, और जो आपको एलिमेंट प्राप्त होंगे वो कहां से होंगे, वो आपका सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। ये छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूं वो अच्छे से याद रखनी है। देखो बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यही चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, सेम टू सेम यही चीजें पूछी जाएंगी। तो बार बार आप इन चीजों को सुनोगे अच्छे से तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, और यही क्लास के अंदर याद हो जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। बाकी थोड़ा सा नोट्स के अंदर रिविजन करोगे तो एक चीज % भी भूलने के चांस नहीं है, ठीक है। अब देखो समझ गए बात को। अब देखो यहां पर हम अपन वैल्यू रखते हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2, n बराबर 2 रखा तो आपके पास आया 2/3, n बराबर 3 रखा तो आपके पास आया 3/4, n बराबर 4 रखा तो आपके पास आया 4/5, और ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। अब बताओ कहां तक जाएगा ये आपका मान कहां तक जाएगा, ऐसे आप इसकी लिमिट भी निकाल सकते हैं, यानी डायरेक्ट कहां तक जाएगा ये लिमिट आप निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, n यहाँ से भाग दे दीजिए n का, तो 1/1 प्लस n कहां तक, 1, यानी ये 1 तक जाएगा। जो चीज़ मैंने बताई, क्या 1 इसके अंदर शामिल होगा क्या, देखो ये चीज़ें आपको याद हो रही है ना, 1 शामिल होगा क्या इसके अंदर, नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसी की ओर अग्रसर करते हैं तो वो मान आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा, वो मान आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसकी ओर अग्रसर है, यानी उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन वो मान आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। लिमिट का यही अर्थ है, वो मान प्राप्त नहीं होगा लेकिन उसकी ओर अग्रसर है, ये चीज कहते हैं। तो ये अग्रसर है तो ये इससे अनुक्रम का भाग नहीं होगा, या इस समुच्चय का पार्ट नहीं है, ये जो समुच्चय है इसका भाग नहीं है ये। अब देखो 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, अब देखो यहां से 1/2.5 है, अगर इसके अंदर हम भाग दें इसके अंदर तो लगभग आपको क्या मिलेगा, 0.66 ऐसा कुछ मिलेगा, यानी ये पद आपके बढ़ रहे हैं। अगर 4 के अंदर 3 का भाग दें तो 0.75 ऐसा कुछ आएगा, 28, तो हाँ देखो 0.75, तो यानी ये लगातार पद आपके क्या बढ़ रहे हैं। देखो x1 ग्रेटर देन x2 है, ये आपका x3 है ग्रेटर देन x4, ऐसे ये बढ़ रहा है ना,
xn तक लगातार इसके पद क्या हैं, बढ़ रहे हैं। वैसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ 1/2 था, लेकिन अगर सर किसकी ओर हो रहा है, 1 की ओर, तो यानी इसके पद लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और जिसके पद लगातार इंक्रीज होते हैं, अब देखो ये क्या कौन सा है, देखो बराबर बराबर साइन नहीं है ना, यहाँ पर बराबर होता तो एक दिष्ट वर्धमान होता, लेकिन अब ये क्या है, निरंतर वर्धमान अनुक्रम हो गया। लेकिन कई बार ऑप्शन के अंदर आपको ऐसा भी देगा, एक दिष्ट वर्धमान डायरेक्ट दे देगा, निरंतर वगैरह कोई चर्चा नहीं करेगा, तो आपको एक दिष्ट वर्धमान करना है ना, ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है। अगर चारों ऑप्शन दे दें कि एक दिष्ट वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, एक दिष्ट ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, फिर आपको ये निरंतर वर्धमान करना पड़ेगा। तो ये आपका सीक्वेंस है, क्या हो गया, निरंतर वर्धमान, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो आपका हो गया वर्धमान के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके एक दिष्ट ह्रासमान के बारे में, ठीक है। लिख लो इसको, एक दिष्ट ह्रासमान के बारे में हम बात करते हैं। एक दिष्ट ह्रासमान मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देखो डेफिनेशन पता चल गई आपको, क्या होगी कि अगर उसमें तो इंक्रीजिंग के अंदर तो बढ़ रहे थे पद, लेकिन इसके अंदर पद आपके घटते जाएं, घटते क्रम के अंदर हैं। यदि किसी अनुक्रम के जो पद हैं वो घटते क्रम के अंदर हों तो उसे आप क्या कहोगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहोगे। यानी आप लाइन लिख सकते हैं क्या, कि यदि अनुक्रम के पद घटते क्रम में हो, अनुक्रम के पद, कर्मागत पद लिख दीजिए, कर्मागत पद घटते क्रम में हो, तो उसे आप क्या कहोगे, एक दिष्ट ह्रासमान। जैसे इस प्रकार xn, ये वाला पार्ट बड़ा है, nवा पद बड़ा है किससे, n+1 से। अर्थात कह सकते हैं, अगर आप मान रखेंगे यहाँ पर क्या, कि x1 क्या है, ग्रेटर देन x2 से, n बराबर 1 रखा है। ऐसे n बराबर 2 रखेंगे तो x2 ग्रेटर देन किससे है, x3 से। ऐसे ही ये पार्ट x3 ग्रेटर देन x4 से, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, और xn ग्रेटर देन इक्वल xn+1 से। यानी पद आपके अवरोही क्रम में हो, बड़ा छोटा 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 उससे छोटा, ऐसे पद हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे, एक दिष्ट ह्रासमान। समझिए ना बात को, एक दिष्ट ह्रासमान। ये तो हो गया एक दिष्ट ह्रासमान। अब निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान कौन सा होगा, जिसके अंदर अभी ये उसके अंदर बराबर नहीं आएंगे, निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान कह सकते हैं, किसे कहेंगे, निरंतर ह्रासमान, यानी जिसके अंदर ऐसे xn ग्रेटर देन xn+1, यानी बस बराबर का फर्क है, ये बराबर चिन्ह का ही फर्क है, बाकी ये क्या हो जाएगा आपका, निरंतर ह्रासमान। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता है तो ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, क्या, ये रहा कोई आपके पास सीक्वेंस, ठीक है। रखो इसके अंदर कहाँ से वैल्यू, अन की वैल्यू कहाँ से रखनी है, नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्याओं से। तो प्राकृत संख्याओं से इसके मान रखोगे तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले n बराबर 1 रखा तो 1 आया, उसके बाद 2 रखेंगे तो 1/2, फिर 3 रखेंगे तो 1/3, फिर 1/4, 1/5, ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, देखो लिमिट लगाएंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या बन गया, 0। लेकिन 0 इस समुच्चय में नहीं है, समुच्चय में नहीं है, समुच्चय में नहीं है। तो ये देखो अब लगातार इसके पद घट रहे हैं ना, पहला 1 था, फिर आधा हो गया, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, 0 की ओर अग्रसर है। तो यानी आप इसे क्या कहेंगे, x1 लेस देन x2 x3
ऐसे ये लेस देन हो रहा है xn, तो ये आपका क्या होगा, निरंतर ह्रासमान अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूं। मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दे कि जो ये है 1 + -1n है कि क्या चीज़ है, और आपको ऑप्शन दे दिए हैं नंबर 1 वर्धमान, दूसरा ऑप्शन दिया है ह्रासमान, तीसरा ऑप्शन दिया है परिबद्ध। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ, करो क्वेश्चन करके बताओ क्या आंसर होगा इसका। चलो मैं बताता हूं क्या होगा। देखो इसमें सबसे पहले इसके अवयव देखो क्या क्या आएंगे, तो देखो क्या अवयव आएंगे। अगर n बराबर 1 रखता हूं तो -1 की पावर 1 क्या होगा, -1, -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 0 बचेगा। उसके बाद अगर n रखेंगे हम, n बराबर 2 रखा तो 2 रखेंगे तो देखो ये स्क्वायर होगा, +1 + 1 यानी 2 हो गया। ऐसे ही 3 रखेंगे तो फिर ये -1 ये हो गया 0, फिर ये 2, फिर 0, फिर 2, ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब बताओ मुझे, ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ये वर्धमान है। देखो 0 से 2 बढ़ रहा है, लेकिन फिर ये कम हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, फिर बढ़ रहा है। तो ऐसा तो वर्धमान के अनुक्रम की हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी। हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी वर्धमान अनुक्रम की, शाबाश, हमने पढ़ा था कि लगातार उसके पद बढ़ते जाएं, लगातार पद बढ़ते जा रहे हैं तो आप उसे क्या कहोगे, वर्धमान कहोगे। लेकिन इसमें तो 0 से 2 बढ़ा, लेकिन फिर 0 हो गया, फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर 0, तो यानी ये वर्धमान नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें ह्रासमान की तो ये ह्रासमान भी नहीं होगा। कैसे होगा ह्रासमान, देखो यहाँ पर मान लीजिए बड़े हैं पद, फिर घटे हैं, बड़े हैं घटे हैं, तो ये ह्रासमान भी नहीं है। तो ऐसी डेफिनेशन हमने वहाँ भी नहीं पढ़ी। अब परिबद्ध की चेक करते हैं, परिबद्ध है या नहीं। तो देखो इसका निम्नक क्या होगा, इसका 0, जो लोवेस्ट वैल्यू है 0 ही है। उच्चक क्या है, हाईएस्ट मान क्या है 2, तो यानी ये 0 और 2 इसके निम्नक और उच्चक है, और जिसके निम्नक और उच्चक होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, देखो निम्नक और उच्चक होंगे वो परिबद्ध होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, कि ये परिबद्ध अनुक्रम आपका होगा। ठीक है, अब अनुक्रम के हम प्रकार पढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आएगी भाई, अब और भी इंपॉर्टेंट चीज आएगी। हम अनुक्रम के प्रकार पढ़ने वाले हैं और निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएगा। अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, दोलनीय अनुक्रम, ये आपने चीजें बीएससी के अंदर देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। नहीं सुना तो अब सुन लेना, सब कुछ क्लियर कर देंगे अपन। ठीक है, लिख लो इसको, कोई लिखना चाहता है तो। बाकी बिल्कुल आपको मजा आने वाला है क्लासेस में। अब देखो इसके अनुक्रम हैं, उसके 3 प्रकार होते हैं, अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, और आपका दोलनीय अनुक्रम, जो आपका न तो अभिसारी है न अपसारी है। लेकिन जो मेनली आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे, वो केवल मात्र अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी को आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो तीनों प्रकार हम बताते हैं, एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 3 आपके प्रकार होंगे, चार्ट ऐसे बना सकते हैं ताकि शॉर्ट चीज़ें बनाया करो, ज़्यादा लैंग्वेज लिखेंगे तो वो चीज़ें याद नहीं होती। इस तरह शॉर्ट, हाँ बस ये होती है। अब आपको लिखने के नंबर थोड़ी ना मिलेंगे, कॉपी के अंदर लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, तो ऑप्शन के नंबर मिलेंगे। तो हमें तो ऑप्शन से ही करने हैं। अगर बीएससी लेवल पर होता है तो आपको अच्छे से प्रॉपर पेपर के अंदर डेफिनेशन लिखनी होती है, प्रूफ लिखने होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रूफ का कोई मतलब नहीं है। कई बार मैं प्रूफ आपको करवाता हूँ, लेकिन प्रूफ आएंगे नहीं। प्रूफ तो आपको ताकि याद रहे इस चीज़, इसलिए मैं प्रूफ करवा देता हूँ। बाकी प्रूफ काम नहीं आएंगे, बस स्टेटमेंट याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर जितने स्टेटमेंट हो सकते हैं उतने याद रखो, आंसर ऑटोमेटिक आपके करेक्ट होंगे।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन आपको सही करने हैं, न कि लिखने पर ध्यान देना है। तो ठीक है, सबसे पहला जो अनुक्रम है वो आपका है अभिसारी, जिसे आप कहोगे कन्वर्जेंट। दूसरा क्या है, अपसारी, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। और तीसरा आपका है दोलनी अनुक्रम, ओसिलेटरी सीक्वेंस। ये आपका है कन्वर्जेंट, नीचे लिख देते हैं कन्वर्जेंट। अब देखो, सबसे पहले अभिसारी अनुक्रम किसे कहेंगे, यानी सबसे पहले ऐसा अनुक्रम जो आपका परिबद्ध हो। पहली बात तो परिबद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी अगर आप लिमिट निकालें, सीमा निकालें, सीमा आपको निकालनी आ गई है ना, सीमा मैंने 12th वाले पोर्शन के अंदर सीमा बता दी है, बस वही तरीका है सीमा निकालने का। और उसमें पहले तो ये बेसिक के अंदर थे तो सीमा आपको नहीं निकालनी आती थी, हार्ड लगता था, लेकिन वहाँ पर हमने कर लिया तो सीमा चुटकियों का खेल हो गया, तो सीमा तो आप निकाल लोगे। तो इसकी सीमा क्या है, परिमित आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए और अद्वितीय मान आना चाहिए। लिमिट कभी दो नहीं होती, सीमा दो नहीं होगी, लिमिट का मान अद्वितीय आना चाहिए। तो ये ऐसा अनुक्रम होगा, वो आपको क्या कहलाएगा, अभिसारी अनुक्रम। लिख सकते हैं नीचे, यानी सबसे पहली कंडीशन तो परिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें सीमा की, तो सीमा क्या होनी चाहिए, आपकी जो लिमिट है, लिमिट क्या होगी इसकी, अद्वितीय, परिमित और अद्वितीय। परिमित मतलब फाइनाइट और अद्वितीय मतलब यूनिक आनी चाहिए, अद्वितीय, यूनिक। तो ऐसा जो आपका अनुक्रम होगा उसे आप क्या कहोगे, अभिसारी अनुक्रम कहोगे। यानी लिमिट आप लगा सकते हैं, लिमिट एक्सन n टेंस टू इन्फिनिटी बराबर क्या आना चाहिए, l, और ये एक परिमित राशि आएगी। तो ऐसा अनुक्रम आपका क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर अपसारी के अंदर क्या होगा, सीमा क्या होगी, अपरिमित, सीमा अपरिमित। यानी क्या, अपरिमित मान कौन सा होता है, इन्फिनिटी वाला। यानी अगर आपकी जो सीमा है वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ऐसा माइनस इन्फिनिटी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो उसे आप अपसारी कहोगे। और दोलनी अनुक्रम क्या होगा कि जो ना तो अभिसारी हो ना अपसारी हो, यानी जिसके अंदर बार बार आपकी चीजें रिपीट हो रही हैं। परिमित, सीमा तो परिमित आए लेकिन अद्वितीय नहीं आए, बार बार वही चीजें आपको दोबारा मिल रही हैं। तो यानी सीमा तो परिमित आएगी, परिमित परंतु अद्वितीय नहीं, परंतु अद्वितीय नहीं। तो ऐसा अनुक्रम आपका क्या कहलाएगा, या आप कह सकते हैं ना तो अभिसारी हो, ना तो अभिसारी और ना ही अपसारी। तो ऐसा जो सीक्वेंस आपका कहलाएगा उसे आप क्या कहोगे, दोलनी अनुक्रम कहोगे। अभिसारी शाबाश, अभिसारी क्या था कि जिसकी सीमा आप निकालें तो परिमित मान आए, फाइनाइट वैल्यू आए और अद्वितीय मान आए, यूनिक मान आए। ठीक है, यानी बार बार वही चीज कतरापट्टी ना आए, तो वो आपका अभिसारी अनुक्रम होगा। अपसारी क्या था, अपसारी होगा कि जिसकी सीमा आप निकाल रहे हैं वो सीमा आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसे आए, परिमित राशि न आए, तो वो आपका क्या होगा, अपसारी होगा। दोलनी की हमने बात की, दोलनी अनुक्रम क्या था, दोलनी अनुक्रम की ऑसिलेटरी यानी परिमित आए, वैल्यू तो आपकी परिमित आए परंतु अद्वितीय न आए, तो ऐसा जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, ना तो अभिसारी हो ना अपसारी हो, तो वो दोलनी सीक्वेंस कहलाएगा। अभी अपन एग्जाम्पल करने वाले हैं इसके। ठीक है, अब देखो आगे। अब हमें, मैंने कहा ना कि आपको ज़्यादा मेनली है वो अभिसारी अनुक्रम ही पढ़ना है, उसके ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यही हम पढ़ने वाले हैं, अभिसारी अनुक्रम, इसके ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभिसारी अनुक्रम क्या था, अभिसारी अनुक्रम यानी आप लिमिट निकालें किसी भी अनुक्रम की, एक्सन
n टेंड्स टू इन्फिनिटी बराबर l जो राशि आए वो एक तो परिमित मान होना चाहिए वह अद्वितीय। तो यानी अगर ऐसी कोई l राशि आपको आती है तो आप कह सकते हैं कि जो आपका सीक्वेंस है, जो आपका अनुक्रम है, वो l की ओर अग्रसर है, l की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा आप कह सकते हैं xn है वो l की ओर अभिसरित है। मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिट अगर आप लगाते हैं तो वो आपका ऐसे नहीं है कि वो वैल्यू आपको l प्राप्त हो जाएगी, l प्राप्त नहीं होती, लेकिन l की ओर अभिसरित है ऐसा आप कहोगे। क्या कहोगे शाबाश, l की ओर अभिसरित है ऐसा आपको कहना है। तो ये आपका अभिसारी अनुक्रम है। अब देखो क्वेश्चन अपन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दे, कोई ऐसा अनुक्रम दे दिया, आपको दे दिया अनुक्रम कि 2n प्लस का 2 अपॉन में आपको दे दिया 3n प्लस 2 और पूछा है किसकी ओर अभिसरित है। पूछा है कि ये आपको दे दिया अनुक्रम और पूछा है किसकी ओर ये आपका अभिसरित है। तो आप निकालोगे क्या, वही तरीका आपके पास, तो लिमिट निकालनी है, लिमिट निकाल कर देखनी है। तो क्या कैसे निकलेगी लिमिट, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्सन क्या है 2n प्लस का 2 अपॉन में 3n प्लस 2। अब देखो यहाँ पर आपको निकालने के लिए क्या करते हैं, आप ऐसा n ऊपर नीचे है तो n कॉमन लेंगे, तो n आप कॉमन लेंगे तो देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2 प्लस का 2 बटा n, नीचे आएगा 3 प्लस का 2 बटा n। अब देखो यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, ये इन्फिनिटी किया तो ये पार्ट क्या बन गया 0, यहाँ करा तो ये भी आपका 0, तो यानी आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 2 बटा 3। अब देखो 2 बटा 3 क्या आपकी परिमित राशि है, 2 बटा 3 है वो क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, परिमित मान है और अद्वितीय मान है। ये पूछा है किसकी ओर अभिसरित है, तो आप कह सकते हैं कि जो ये आपका सीक्वेंस है, जो अनुक्रम है, वो 2 बटा 3 की ओर अभिसरित होगा। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आगे, आपको दिया है कि अनुक्रम आपको दिया है n स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन n स्क्वेयर की प्रकृति ज्ञात करो। कि इसकी आपको प्रकृति ज्ञात करनी है कि इसकी प्रकृति क्या आएगी, यानी प्रकृति आपसे पूछे, नेचर उसकी पूछे, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वो आपका एकदिष्ट वर्धमान है, एकदिष्ट ह्रासमान है, क्या है। सबसे पहले तो अनुक्रम की आप इस तरह जांच करेंगे, एकदिष्टता की जांच करेंगे। उसके बाद आपको इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट देखोगे कि क्या इसकी फाइनाइट आती है, फाइनाइट आती है तो वो अभिसारी हो जाएगा, अगर नहीं आती है तो अपसारी या फिर दोनों अनुक्रम हो सकता है, तो वो हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एकदिष्टता की। नंबर 1 पर एकदिष्टता, यानी क्या ये वर्धमान है या फिर आपका ह्रासमान है, इसकी जांच अपन करते हैं। तो जांच कैसे होगी कि इसके अंदर जो अवयव रखने हैं वो प्राकृत संख्याओं से रखने हैं। तो देखो क्या आएंगे अवयव, इसके अंदर क्या आएंगे, n बराबर 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 अपॉन में 1 का स्क्वायर यानी 2 आ गया। उसके बाद n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 1 5, नीचे क्या आएगा 4, 5 बटे 4। ऐसे ही आगे हम देखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 और नीचे भी 10 बटा क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही आगे 4 चौके 16 और 1 17 और नीचे 17 बटे 16। तो ऐसे आपको वैल्यूज यहाँ पर मिलने वाले हैं, ऐसे मान आपको लगातार आगे मिलते जाएंगे। तो अब देखिए क्या कौन सा पद बड़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं x1 बराबर आपको देर का है 2 है भाई, x2 बराबर देर का है 5 बटा 4 है, x3 बराबर देर का है 10 बटा 9 है। अब देखो
ये x बराबर 2 है यानी बड़ा है सबसे पद, तो यानी x1 ग्रेटर देन x2 है। ऐसे ही ये वाला पार्ट इससे बड़ा है तो x2 क्या है, ग्रेटर देन x3 है। तो यानी लगातार ये पद आपके क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। फिर x3 ग्रेटर देन हो जाएगा x4 से, तो लगातार ये पद घटते जा रहे हैं। और जिस सेक्वेंस के पद आपके घटते हुए जाएं, जिस सेक्वेंस के पद हैं वो लगातार घटते क्रम में आए, तो उसे आप क्या कहते हैं, एकदिष्ट ह्रासमान। तो ये आपकी प्रकृति हो जाएगी इसकी एकदिष्ट ह्रासमान। एकदिष्ट ह्रासमान ये आपका हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें इसके लिमिट की, ये तो एकदिष्ट ह्रासमान है, ये पता चल गया। अब हम बात करते हैं ये किसकी ओर अभिसरित है, उसकी जांच करते हैं। तो लिमिट निकालेंगे ना, लिमिट निकालते हैं। तो इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में n स्क्वेयर। अब इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट निकालने के लिए n स्क्वेयर का भाग दे दो ऊपर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाएंगे तो ये वाला पार्ट 0 बन गया यानी 1। तो ये क्या कह सकते हैं, ये अल बराबर क्या है, परिमित राशि है आपकी, परिमित व अद्वितीय मान है, परिमित व अद्वितीय। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो ये आपका अनुक्रम है वो 1 की ओर अभिसरित होगा, 1 की ओर अभिसरित है, 1 की ओर आपका ये सेक्वेंस अभिसरित होगा। बोलो समझ में आ गई बात, लिखो इसको, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन है अनुक्रम आपको दिया है, अनुक्रम 2 की पावर n है। ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 अभिसारी होगा, दूसरा ऑप्शन है अपसारी, तीसरा है दोलनी। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, अगर आप इसके अंदर लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 2 की पावर n, तो ये मान क्या आएगा, देखो लगाएंगे तो ये इन्फिनिटिव ही मान आपको देगा। और जिसमें इन्फिनिटिव लिमिट आती है तो वो क्या आता है आपका अपसारी। ये मान इन्फिनिटिव कब देता है, देखो अगर आप ऐसे लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटिव x की पावर n यहाँ पर, तो अगर ये मान 0 देगा कब, अगर ये यहाँ पर 2 है ना, लेकिन अगर ये -1 लेस देन x लेस देन 1 यानी -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो ये मान आपको 0 देगा। यहाँ पर अगर -1 की पावर n होता तो ये मान आपको 0 देता, लेकिन ये मान इन्फिनिटिव देगा जब आपका x से जो मान है वो ग्रेटर देन 1 हो, 1 से बड़ा हो, तो ये आपको इन्फिनिटिव मान देगा। तो ये आपका सेक्वेंस क्या हो गया, अपसारी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, लाइन याद रख लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर आया है, सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है भाई। क्वेश्चन क्या था, अनुक्रम 1 + 1 की पावर n अभिसरित होती है किसकी ओर अभिसरित होती है, क्या वो परिमेय संख्या की ओर अभिसरित होती है, परिमेय संख्या। नंबर 2 ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, 3 नंबर ऑप्शन पूर्णांक। बता दो किसकी ओर अभिसरित होती है। अब देखो इसकी लिमिट आपको निकालनी आनी चाहिए, मेन चीज यही है कि इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 + 1 की पावर n। अब देखो इसकी लिमिट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, क्या हमने जो लिमिट वाला पोर्शन किया था उसके अंदर, अगर आपने नहीं देखा है तो साथ साथ में पहले लिमिट पढ़ लें, आपको आसानी होगी लिमिट निकालने में। अब यहाँ तो मैं फटाफट कर दूंगा, है ना, ऐसा होता है। तो आप क्या करते हैं, देखो
अगर यहाँ से वन की पावर इन्फिनिटिव बनता है, देखो ये वाला पार्ट 0 बन गया, 1 की पावर इन्फिनिटिव बनता है, तो आपने एक फॉर्मूला लगाया था, अगर आपको पता है क्या, e की पावर में fx डॉट gx आपने लगाया था और लिमिट आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाओगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, fx तो ये है और gx ये है, तो fx क्या है 1/n, तो e की पावर 1/n इंटू में n, तो n से n कैंसिल हो गया, e की पावर 1 आपका बचता है, यानी e बचेगा। और वैसे भी आप बता सकते हैं ये मान, आपको कई बार हमने बीएससी के अंदर लिमिट याद करनी बताइए ना, कि आप ये लिमिट याद रखना है कि बराबर e के आता है, वहाँ पर हमने नहीं बताया कि कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिमिट निकाल कर दिखाया है कि e बनता है, और e क्या होती है, एक अप्रिमेय संख्या होती है, e एक अप्रिमेय संख्या है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अप्रिमेय संख्या की ओर ये आपका अनुक्रम है वो अग्रसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं एक दो। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि n की पावर 1/n किस ओर अभिसरित होती है, किस ओर अभिसरित होती है। ये आपका क्वेश्चन है। तो वही तरीका, सबसे पहले लिमिट निकालनी है, लिमिट आपको देखनी है निकाल कर कि क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। अब देखो इसके रूप में है फंक्शन, ऊपर पावरें हैं, तो मैंने आपको कहा था कि उसको y मानकर, y बराबर इसे ऐसे मान लो, देखो नहीं पढ़ा है तो वो भी इसको समझ में आ जाएगा, y मान लो, ठीक है। अब दोनों पक्षों में log ले लो, log y बराबर क्या आएगा, इसका log लेंगे, log m की पावर n आगे आएगा 1/n log n। अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, लिमिट यहाँ पर लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log n। अब देखो यहाँ पर आप इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, यहाँ पर ऊपर भी इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव वाली फॉर्म आपकी बन गई है, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव। अगर ऐसी कोई फॉर्म बनती है तो मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला लगाना है, डीएल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना है, डीएल हॉस्पिटल रूल, ये log y है, डीएल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना है, डीएल हॉस्पिटल रूल से। और डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, अगर आपको याद है तो, कि ऊपर वाले का अवकलन ऊपर वाले ऊपर कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अवकलन करेंगे, log y बराबर अवकलन करेंगे, log n का किया तो 1/n, और इसका नीचे का नीचे करना है, n का करेंगे 1, तो यानी 1/n आपके पास मान प्राप्त हो गया, log y बराबर 1/n, और यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है 1/n। अब ये वाला पार्ट है y बराबर निकालो, y बराबर निकालेंगे तो e की पावर के रूप में चकेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव लगाएंगे 1/n, इसका मतलब क्या हो गया 0, तो e की पावर 0 मान आएगा, और e की पावर 0 का मतलब 1, तो यानी ये 1 की ओर आपका अभिसरित होगा, ये जो आपका है वो 1 की ओर अभिसरित होगा। जिसने लिमिट वाला पोर्शन नहीं देखा है तो वो इस जो अभी ये 2 मिनट मैंने बताया है इसको थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लो, इसको थोड़ा सा बैक करके इस क्लास को दोबारा देख लो, 5-4 मिनट दोबारा सुन लो इसको। ये मैंने आपको लिमिट निकालनी सिखाई है, लेकिन कोई क्लासेस देख रहा है लिमिट वाली देख चुका है तो उसको तो आराम से क्लियर हो गई है, जिसने नोट्स बनाए हैं तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 6, और कहा है कि -1 की पावर n, -1 की पावर n की प्रकृति ज्ञात करो। इसकी आपको प्रकृति बतानी है कि क्या ये कौन सा आपका अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है, अपसारी अनुक्रम है,
या फिर आपका ये दोलनीय अनुक्रम है। तो ये आपको इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसके एलिमेंट निकाल सकते हैं। एलिमेंट कैसे निकलेंगे, n बिलोंग टू n, यानी प्राकृत संख्याओं को आप यहाँ पर रखोगे तो आपके जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी आप प्राप्त होगी कि इसके अंदर कौन कौन से अवयव इसके अंदर बिलोंग करते हैं, वो मान आपको प्राप्त होंगे। तो देखो वो मान हम निकालते हैं। सबसे पहले देखो n बराबर n रखेंगे, तो पहले 1 रखा तो -1 आ गया, फिर प्लस का एक स्क्वायर जो आपका n बराबर 2 रखेंगे तो स्क्वायर बनेगा 1 आ गया, क्यूब रखेंगे तो फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, और ऐसे ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। तो देखो ऐसे जो अनुक्रम है, देखो इसमें अद्वितीय सीमाएं आ रही हैं। देखो यहाँ पर आपका -1 भी है, 1 भी है, तो यानी अगर ऐसी जो सीमाएं आती हैं, अब ना तो ये अभिसारी है ना अपसारी है। अब जो ना तो अभिसारी होता है ना अपसारी होता है उसे आप कहते हैं दोलनीय अनुक्रम। क्या कहते हैं, दोलनीय अनुक्रम। तो ये आपका सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, दोलनीय सीक्वेंस हो जाएगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस आपका ये कहलाएगा। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये अनुक्रम क्या परिबद्ध है, क्या अनुक्रम परिबद्ध है क्या? देखो परिबद्ध तो जरूर है, क्यों? क्योंकि देखो इसका निम्नक का मान है, निम्नक बराबर क्या है, -1 है। इसका उच्चक देखें, उच्चक बराबर आपको 1 देर का है, तो यानी ये अनुक्रम परिबद्ध तो है, अनुक्रम परिबद्ध है, लेकिन कौन सा अनुक्रम है ये, लेकिन यह दोलनीय अनुक्रम होगा। दोलनीय अनुक्रम है। अनुक्रम हालांकि परिबद्ध है, आपका अनुक्रम ये परिबद्ध है, लेकिन यह दोलनीय अनुक्रम होगा। समझ गए बात को? कैसे होगा ये आपको बता दिया, क्योंकि इसके निम्नक और उच्चक विद्यमान है, और जिसके निम्नक और उच्चक विद्यमान होते हैं वो सीक्वेंस आपका परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। और परिबद्ध है तो ये आपका क्या होगा, परिबद्ध हो गया। और ये लेकिन ये बार बार अद्वितीय मान आ रहे हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, तो ये अद्वितीय मान नहीं आ रहे हैं। अद्वितीय मान आए तो वो तो आपकी लिमिट होगी, लेकिन अद्वितीय मान नहीं आ रहे हैं, इसमें बार बार वही आ रहे हैं, तो ये आपका अनुक्रम दोलनीय अनुक्रम होगा। एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, √n+1 माइनस का √n किसकी ओर अभिसरित होता है, किसकी ओर अभिसरित होता है। ये आपको सीक्वेंस दिया है कि सीक्वेंस क्या दिया है, √n+1 माइनस का √n, ये एक आपको सीक्वेंस दिया है, और पूछा है कि ये जो आपको सीक्वेंस दिया है वो किसकी ओर अभिसरित हो रहा है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो वही तरीका हमारे पास तो अभिसरण ज्ञात करने का, यानी लिमिट लगाएंगे अपन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या है, √n+1 माइनस का √n। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि इन्फिनिटिव फॉर्म बनेगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, परिमीकरण कर दीजिए। परिमीकरण करेंगे तो आपकी लिमिट लग जाएगी यहाँ पर। तो देखो परिमीकरण करेंगे, क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर परिमीकरण कर दीजिए, आसानी हो जाएगी। यहाँ भी नीचे भी कर दिया √n+1 प्लस का √n। ठीक है, अब देखो इसके अपन करवाएंगे दोनों की गुणा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a+b × a - b, यानी a² माइनस का b² वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। a² माइनस का b² वाला इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा। तो वो फॉर्मूला अपन लगाते हैं। देखो क्या आएगा आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो a² माइनस का b², तो a² इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, n+1 माइनस का b², b² क्या है, n, √n इसका स्क्वायर करेंगे तो n, नीचे क्या है, ऐसा कैसा, √n+1 प्लस का √n। ठीक है, अब देखो ये n से n आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n+1 प्लस का √n। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन लिमिट लगा रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ रखोगे
इन्फिनेटिव रखेंगे, 1 अपॉन के रूप में इन्फिनेटिव रखेंगे तो ये इन्फिनेटिव 1 अपॉन इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है 0। तो यानी ये आपका जो सेक्वेंस है वो किसकी ओर अभिसरित हो रहा है, 0 की ओर अभिसरित होता है। तो यही आपको बताना था। और ये 0 की ओर विचलित होता है, एक अद्वितीय मान है, तो ये आपका अनुक्रम क्या हो जाएगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। तो ये आपका अनुक्रम क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन किए अभिसारी अनुक्रम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभिसारी अनुक्रम के गुणधर्म के बारे में हम बात करेंगे। आपके और भी लिमिट पॉइंट्स, सीमा बिंदु निकालना आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके आगे आने वाली हैं। सभी के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। चलिए, लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की यूज़फुल लेक्चर्स आपको हमेशा यहाँ पर मिलते रहेंगे। और पूरा सेकंड ग्रेड का कोर्स भी इस यूट्यूब चैनल पर हम करवाने वाले हैं। चलिए, आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।